आज है 10 जुलाई, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी में 1182 गन्ना पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती, आवेदन कर सकते हैं तुरंत। यूपी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी, 150 अंकों की होगी परीक्षा। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, 43,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। यूपी टेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, आपत्ति करा सकते हैं दर्ज। यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूपी में 1182 गन्ना पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती, आवेदन कर सकते हैं तुरंत। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर यानी 1182 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 25,500 से 81,100 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए कृषि में स्नातक डिग्री, CCC प्रमाण पत्र और यूपी टेट 2025 का वैलिड कोड अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रखा गया है। यूपी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी, 150 अंकों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि UPESSC ने बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का नया परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी और इसे 2.5 घंटे में पूरा करना होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, शिक्षण, अभिरुचि और अन्य संबंधित विषयों से प्रश्न शामिल होंगे। आयोग ने अभी रिक्त पदों की संख्या जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, 43,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल EV खरीद सब्सिडी योजना का लाभ अब तक 43,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। परिवहन विभाग के अनुसार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए अब तक 210 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी वितरित की है। सरकार का कहना है कि उस योजना का उद्देश्य पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पात्र खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। यूपी टेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, आपत्ति करा सकते हैं दर्ज। यूपी टेट 2026 की जो प्रोविजनल आंसर की है उसे जारी कर दिया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं यानी आंसर की देख सकते हैं, और यदि किसी उत्तर में आंसर पर आपत्ति है आपको तो उसे 14 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन दर्ज भी करा सकते हैं। आयोग सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा, उसके बाद अंतिम आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भी इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिल सकेगा। सरकार के अनुसार इस योजना से राज्य के 15 लाख से अधिक शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मियों को लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। जिला अधिकारी यानी कि DM ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की छुट्टी घोषित कर दी है। प्रशासन ने यह निर्णय जो है छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है और यातायात प्रभावित भी हुए हैं। लोगों से भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर में से बाहर निकलने की अपील की गई है। UPESSC ने प्रवक्ता भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम किया जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि UPESSC ने सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती 2022 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने 18 विषयों के 624 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अभ्यर्थी विषयवार, श्रेणीवार सूची, कट ऑफ और अपने प्राप्तांक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर
रोल नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से देख सकते हैं। कासमगंज में स्कूल की बड़ी लापरवाही, 5 घंटे तक क्लासरूम में बन रही 8 साल की बच्ची। बता दें कि कासमगंज में बड़ी लापरवाही सामने आई है स्कूल की, जहां पर एक बच्ची बंद रह गई क्लास में। उत्तर प्रदेश के कासमगंज जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा 3 की 8 वर्षीय छात्रा क्लासरूम में ही बंद रह गई और करीब 5 घंटे तक अंदर फंसी रही। जब बच्ची देर समय तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। ग्राम प्रधान की मदद से स्कूल का ताला खुलवाया गया, जहां बच्ची डरी सहमी हालत में मिली। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। मामला सामने आने के बाद शिक्षक विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जौनपुर में ग्रामीणों ने खुद बनाया पुल, 8 लाख रुपए चंदा जुटाकर पेश की मिसाल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सीरिया गांव में सरकारी मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद ही पुल बनाने का फैसला किया। बसूही नदी पर बने पुराने लोहे के पुल के जर्जर होने के बाद लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से नया पुल बनाने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गांव के लोगों ने करीब 7.8 लाख रुपए का चंदा जुटाया और 32 फीट लंबे लोहे के पुल का निर्माण शुरू कर दिया। खास बात यह है कि पुल का निर्माण गांव के युवक खुद वेल्डिंग और अन्य काम करके कर रहे हैं। इसमें किसी ठेकेदार की मदद नहीं ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुल टूटने के कारण स्कूली बच्चों और आसपास के कई गाँवों के लोगों को रोजाना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय नेताओं ने पुल बनवाने का वादा किया था, लेकिन बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़े फेरबदल की तैयारी, कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले संभव। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी ए मुत्ता जैन के 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने और हाल ही में प्रमोट हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के चलते यह बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावों को देखते हुए भी कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां की जा सकती हैं, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। प्रशासन जल्द ही तबादलों की सूची जारी कर सकता है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल होने की संभावना है। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेतों में देखा बाघ, इलाकों में दहशत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गन्ने के खेतों के बीच एक बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया। बाघ का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को खेतों में अकेले न जाने की सलाह भी दी। वन विभाग का कहना है कि बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी तरह की गतिविधि दिखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचना देने की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो गया है। अररिया, श्रावस्ती, आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में योग्य महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरीके से निःशुल्क है और अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित जिले की पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले और समय रहते अपना आवेदन जमा कर दे। यूपी में साइबर अपराध पर सरकार सख्त लगेगा लगाम। आपको बता दें कि यूपी में अपराध पर लगाम लगने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ स्थित यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस UPSIFS में रक्षा लेखा विभाग के 40 अधिकारियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने साइबर फ्रॉड से बचाव, डिजिटल जांच और नई तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी है। अधिकारियों ने DNA लैब और AI लैब का भी दौरा किया है, जहां आधुनिक तकनीक से अपराधों की जांच की प्रक्रिया समझाई गई। सरकार का उद्देश्य है साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और जांच एजेंसियों को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाना। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको जो भी चीजें सही लगी हो हमारे वीडियो में वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ गलत भी लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आगे चलकर हम इसमें सुधार करें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।